हम लोग पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में। हूं लियाकत। आज क्रिकेट रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज पे बात होगी। स्पेशली ज़का अशरफ साहब ने एक वेबसाइट को इंटरव्यू दिया, उस हवाले से भी बात होगी। ज़का अशरफ साहब ने बहुत सारी बातें की, खुल के बात की। स्पेशली कोचिंग के हवाले से बात हुई, फिर बाबर आजम के फ्यूचर के हवाले से बात हुई, मिसबाह-उल-हक के इख्तियारात के हवाले से बात हुई, जो कि आजकल उनके मुशीर भी हैं, विदाउट पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे इशूज़ पे बात हुई। इन तमाम तर इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही आम शख्सियत मौजूद हैं। साबिक मेंबर हैं BOG के शकील शेख साहब, इस्लामाबाद रीजन के प्रेसिडेंट। शेख साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। एक कोराम मचा हुआ था शेख साहब कोचिंग के हवाले से। आपको पता है कि रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, जो कोचेज आप लगा के गए, मिकी ऑथर के हवाले से बात की जाए, अगर ब्रडबर्न के हवाले से बात की जाए, उन सब ने जो है वो रिजल्ट्स दिए हैं। एक कोराम मचा हुआ था और उसको अब थोड़ा सा संभाला दिया जा रहा है। इंटरव्यू में ज़का अशरफ साहब ने यह कह दिया जी कि मुझे तो कोचेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये मिसबाह-उल-हक और क्रिकेट कमेटी फैसला करेगी कि कोचेज का फ्यूचर क्या होगा। नहीं, देखें, मेरी बात सुने। असल में सारा इशू ये है कि फैसले जो है ना, ये वाले कोचिंग के, मैनेजर के या स्पोर्ट्स स्टाफ पाकिस्तान टीम के लगाना, ये एक्सक्लूसिवली राइट है चेयरमैन का। जी हाँ, PCB के कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक्सक्लूसिव राइट है, डिस्क्रिशन है उसकी। अब अगर चेयरमैन ये कह दे कि भाई फलाना फोरम फैसला करेगा, फलाना करेगा, फैसला तो उसने नहीं करना फोरम में। फोरम तो हो सकता है कोई रिकमेंडेशन दे दे। रिकमेंडेशन मैं भी दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं, सारा पाकिस्तान दे सकता है, वो कोई बात नहीं है। बात यह है कि आप अपफ्रंट आके सामने पाकिस्तान के मफाद में मेरिट बेस्ड फैसला करें। और मेरिट बेस्ड फैसला ये है, क्योंकि आप चेयरमैन हैं तो आपने फैसला करना है। वो फैसला ये है कि पाकिस्तान के दो बड़े इवेंट, एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप आ रहा है। एशिया कप आपको पता है मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है और उसमें सारी एशिया की मेजर टीमें हैं, और जो वर्ल्ड कप है ये तो ग्लोबल इवेंट है। आपकी एक टीम सेट हो गई है, उसके साथ एक स्पोर्ट्स स्टाफ सेट हो गया है, जो भी ब्रैडबर्न हो गए या मिकी आर्थर हो गए, जो भी अरेंजमेंट हुई है, तो आपको चाहिए कि उसको कंटिन्यू करें। देखें, इस वक्त उस सिस्टम को छेड़ना जो है ये बड़ा तबाहकुन साबित होगा, और नई टीम या नए लोगों का आके इन लड़कों के साथ जेल करना, फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल, फिर ओवरऑल सारा सिस्टम को ठीक करना, ये एक नए आदमी के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टाइम बड़ा कम है। आपको पता है सितंबर में एशिया कप है और अक्टूबर में फिर वर्ल्ड कप है। इससे जरूरत इस चीज की थी कि आप कंटिन्यूटी करें। एक दूसरी बात है स्टेबिलिटी दें। तीसरी बात यह है कि सिस्टम को नहीं छेड़ें, बल्कि अपने कप्तान को, अपने कोचेस को आप सपोर्ट करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, ताकि ये देखें ना, ये कोई मसला किसी रीजन की टीम, किसी डिस्ट्रिक्ट या मोहल्ले की टीम का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है। और पाकिस्तान में जाके इंटरनेशनल इवेंट खेलने हैं, वहां पे ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नजर आनी है, पाकिस्तान का नाम है उसमें इन्वॉल्व। ये मेरी जात की बात या कोई ज़का अशरफ की या किसी की जात की बात नहीं है। इसलिए आप फैसला करें, मेरिट पे करें। और दूसरी बात यह है कि ये देख के क्वालिटेटिव फैसला कि भाई क्या होना चाहिए। आप क्योंकि वो लग चुके हैं सारे के सारे, मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न हो गया, पोटेक हो गया, आप जिसका मॉर्नी मार्कल कह लें, या दूसरे क्लिफी था, या अपना ड्रैकस था, या दूसरे जितने भी लोग हैं, और पाकिस्तानी भी उसमें शामिल हैं, तो वो सारा का सारा एक सेट बन चुका है। उसमें कोच, आपको पता है मैनेजर रियान भी थे, सारे लोग शामिल हैं। आप इसकी कंटिन्यूटी करें, इसको कॉन्फिडेंस दें, और फिर इसको सपोर्ट करें कि जाएं भाई, अपना इंडिया में जाएं, श्रीलंका में जाएं, पाकिस्तान में खेलें, आप पाकिस्तान के लिए कप लेके आए। ये तो है पॉलिसी। अब ये कहना कि जी मैं तो फलाने के हवाले कर रहा हूँ, ठीक है, उनके अपने मिसबाह का तो आपको पता है कि मिसबाह को रिप्लेस किसने किया था, मिकी आर्थर से किया था जब वो आए थे। उस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो थोड़ी सी वेवर थी, तो इसलिए तो लोगों के दिलों में तो अपनी बातें होती हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट आदमी के दिल में कोई बात नहीं होनी चाहिए जब पाकिस्तान का मुफाद आए। पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान का इंटरेस्ट फर्स्ट, उसकी खेलें, उसके कोई चीज भी हो वो फर्स्ट है। तो आप पाकिस्तान के मुफाद को देखें, मैसेज क्लियर जाना चाहिए था कि जी मैं तो इसको नहीं चेंज कर रहा, और चेंज करना जो है ये पाकिस्तान के लिए डिजास्टर साबित होगा। मेरी बात याद शेख साहब, आपने रियान-उल-हक साहब का नाम लिया, सॉरी टू कट यू। रियान-उल-हक साहब के हवाले से हमने देखा कि जानबूझ के कुछ साफियों से ट्वीट करवाई गई, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, एज ए मैनेजर पाकिस्तान टीम के साथ अच्छा सर्व कर रहे हैं। इस तरह के ट्वीट के बाद नवीद अकरम चीमा का नाम चलना, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली है क्रिकेट के लिए कि एकदम से 2-3 महीने के बाद पसंद नापसंद पे चीज़ों को चेंज किया जाता है। वैसे आपने भी किया, अब ये भी कर रहे हैं।
नहीं देखें, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो आके एक सिस्टम के तहत कुछ लोग लगाए थे। और आपने रेहान की बात की है, कोई कंपेन नहीं होनी चाहिए थी किसी भी तरफ से फॉर एंड अगेंस्ट। और ये कोई जाति इंटरेस्ट की बात नहीं है और जाति लाइकिंग डिसलाइकिंग की भी बात नहीं है। रेहान इज यंग मैन और वो अच्छा लड़कों के साथ चल कर गया, हमारे दौर में आया था, मेरा से इंटरेक्शन हुआ है, टीम से हुआ है, मैं सारा देख रहा था वहां पे सारे। तो अगर वो ठीक है और आपको पसंद आता है तो आपको चाहिए कि वो कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे एक मतलब है कि अब नवीद चीमा ने भी आपको पता हमारे साथ काम किया जी हाँ। मेरे साथ 2 टेन्योर नवीद चीमा साहब ने किया, हम ही ने इनको मैनेजर लगाया था। उस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी होते थे ये, और मैनेजर भी लगाया था। देखिए वो दौर गुजर चुका, अब इतने एजिड लोगों का दौर नहीं है। ये मॉडर्न क्रिकेट है, ये स्मार्ट क्रिकेट है, ये बड़ी डायनामिक हो गई है। इसके मसले मसाइल और नवीद चीमा इज अ वेरी गुड पर्सन, आप यकीन करें मेरे से तो ज्यादा लगात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो चेंज है, ये चेंज विल ब्रिंग डिजास्टर फॉर पाकिस्तान, और ये नहीं होनी चाहिए। आपको स्टेबिलिटी देनी चाहिए टीम को, टीम की मैनेजमेंट को, आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसको सपोर्ट और कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और एक ऐसा माइंडसेट उनका करना चाहिए कि जी हम जीत के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं, अपनी जात की किसी की कोई बात नहीं है इसमें। मैं कह रहा हूँ कोई नहीं, मेरी भी बात नहीं, आपकी भी नहीं, किसी की भी नहीं। शेख साहब कहीं ना कहीं मुझे पता क्यों लगता है कि कोचेस चेंज हो सकते हैं और सिलेक्टर तो वैसे भी चेंज होंगे। कहीं ना कहीं ये ईगो का भी मसला है। आपको पता है कि श्रीलंका में टीम ने परफॉर्म किया तो इसका क्रेडिट डेफिनेटली जो है वो आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फैन क्लब है वो भी लेता है, फिर कहीं ना कहीं पे आप भी क्रेडिट लेते हैं क्योंकि कोचेज आपने लाए। तो वो ये भी सोच रहे होंगे बैक एंड पे कि यार क्रेडिट तो सारा जो है ना कुछ ना भी करके शकील शेख साहब ले जाएंगे, तो सारा जो है ना फिर सेटअप उनको चेंज करना पड़ेगा। देखिए जो बोर्ड होता है ना, जो बोर्ड उसमें मौजूद होता है वही होता है, एक बात। दूसरी बात है कि आपने चेंज करना है, आप जो 2 इवेंट होने दें, उसके बाद आप रिव्यू कर लें, आप देख लें कि आपने क्या करना है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या बनानी है और क्या करना है, कोई इसमें वो बात नहीं है। लेकिन इस वक्त क्योंकि चेंज जो है ना, इट विल डिस्टर्ब द एप्पल कार्ट, ये सारा का सारा सिस्टम डिस्टर्ब कर देगी। मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ, ये नहीं कि कोई हमारी वजह से है या उनकी वजह से है, या हमने लगाए हैं तो उन्होंने नहीं लगाए, ये बात नहीं है। बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट है, ये पाकिस्तान के लोगों की जान है। आपको इसके लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम करने हैं। इसके लिए आपने जो भी कुछ काम करना है वो इस तरह करना है कि पाकिस्तान का फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ये दुनिया में ऊपर आए। इसलिए ये काम है। ये काम इसलिए नहीं है कि जी उसने लगाया तो मैंने नहीं करने, या उसने नहीं लगाया तो मैंने करने हैं। ये कुछ जाती है, ईगो का मसला तो हो जाता है ना कहीं ना कहीं। मैं जो चीज कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। सारे पाकिस्तानी है, आपको पता है ईगो का मसला तो हो जाता है, लेकिन निशानी अच्छे यही होती है कि ईगो को आप फोरगो करें, ईगो को नहीं सामने आने दें और अपने मुल्क का इंटरेस्ट सामने रख के फैसले किए। अच्छा, नदीम खान साहब की भी सुना है कि उनको वापस लाया जाएगा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, और आज कल शायद कोई मीटिंग भी होगी। उनको आपके ज़माने में बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया था, अब वही वापस आएंगे। तो ये मतलब वही पुरानी फिर पीसीबी हमें नजर आएगी, कोई नए चेहरे नजर नहीं आएंगे। वही चीज़ जिस तरह आप 2014 में थे, हारून रशीद साहब आपके साथ थे, अब जो है वापस आ गए तो हारून रशीद साहब आपके साथ थे। मतलब जो भी आएगा वो अपनी पसंद नापसंद के बंदों को लेके आएगा, या फिर जो शकील शेख साहब के साथ और सेठी साहब के साथ नाराज है उनके निकालने की वजह से उनको ले आएंगे। कोई पीछे सोच तो नजर नहीं आ रही मुझे। नहीं, मुझे अभी ये नहीं इतराज कि उनको रख लिया गया कि नहीं रख लिया गया। सुना है कि कल वो शामिल हो रहे हैं मीटिंग में। ये जरूर है कि वो आए हैं और उनके हो सकता है कोई इनपुट ली जा रही हो या देखा जा सके। जाहिर है कि एक मैनेजमेंट है वो फैसले करती है। नदीम खान साहब को जब हम आए थे तो मुझे याद है कि पहली एमसी मीटिंग में इनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप प्रेजेंटेशन कर लें अपने डोमेस्टिक सिस्टम में। अच्छा, क्योंकि वो डोमेस्टिक सिस्टम और वो कॉन्स्टिट्यूशन 2019 का उड़ गया था, रिपील हो गया था, तो वो फिर बात बनी नहीं थी। वहां पे मैनेजमेंट कमेटी में जितने भी लोग थे उन्होंने काफी एतराजात किए थे, जिसके बाद ये फैसला हुआ था। जाती तौर पे नहीं हुआ था जैसे आप कर रहे हैं ना कि जाती तौर पे एक बंदा बुला रहा है, फैसले कर रहा है या कुछ, इस तरह नहीं था। वो एक इंस्टीट्यूशनल फैसला था जो कि एमसी की मीटिंग में, आपको पता है कि उसमें 12-13 लोग थे वहां पे, और उन सारों ने ओपिनियन दिया था। उसमें पीसीबी के हाई ऑफिसर भी बैठे हुए थे। उसमें जाके फिर ये फैसला हुआ था, और इंस्टीट्यूशन का फैसला था, किसी का पर्सनल फैसला नहीं था। वो सेठी साहब का या मेरा या किसी का नहीं था। इसमें ना हमारी कोई इनपुट थी ना कुछ था, सिर्फ लोगों की राय ली गई, उनसे पूछा गया, इनको पूरा चांस दिया गया, यानी हियर इट आउट।
इनको कहा गया कि आप प्रेजेंटेशन कर लें, क्या सिस्टम था, कैसे बना था, इन्होंने की, लोगों ने उस पर मतलब आपने अपनी राय दी और उसके बाद ये फैसले हुए थे। फिर भी आपको पता है 2-3 महीने डिले हो गई थी। लेकिन अब अगर कोई नया सिस्टम लाना चाहते हैं, अब तो जाहिर है, देखिए ना, अभी सवाल ये है कि वो सिस्टम खत्म हो गया, ये 2014 का सिस्टम है। इसमें देखें 16 रीजन है, 104 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये इसके फर्स्ट क्लास के डायनामिक्स हो रहा है, इसके फर्स्ट क्लास के पार्टिसिपेंट्स हो रहा है, इसके फर्स्ट क्लास के स्टेक्स होल्डर हो रहे हैं। तो ये जाहिर है एक नया आएगा जिसके लिए ये कंसल्टेशन कर रहे हैं, और अच्छे खासे लोग हैं उसमें, अपना मिसबा है, उसमें अपना हफीज है, इंजमामुल हक है, और भी 1-2 लोग होंगे, तो वो ठीक है। सर, सब सुपरस्टार देखें, आपने सुपरस्टार बनाए भी हैं, आप सुपरस्टार्स के साथ बैठते भी हैं। सब सुपरस्टार्स को आप एक कमरे में बैठा देंगे तो हर शख्स की अलग राय होगी। जिस तरह वो मीटिंग के अंदरूनी कहानी आपने सुना होगा, किसी ने कहा 8 रीजन होंगे, किसी ने कहा 6 रीजन होंगे, राशिद लतीफ़ साहब ने कहा 16 रीजन होंगे। क्या कोई एडमिनिस्ट्रेटर चार्ट इनके होना नहीं चाहिए, या एक वाज़ेह पॉलिसी होनी नहीं चाहिए कि हमें कितने रीजन और कितने डिपार्टमेंट्स के साथ जाना चाहिए, या फिर आप क्या समझते हैं कि कितने रीजन कितने डिपार्टमेंट को शामिल करना चाहिए नई डोमेस्टिक सर्किट में? मैंने जो अंदरूनी कहानी पढ़ी है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा, इसके कई एस्पेक्ट्स हैं, 1-2 एस्पेक्ट्स मैं बता देता हूँ। जी जी। नंबर 1 ये कि उससे पहला रिफ्लेक्शन आदमी को, और मेरे जैसे आदमी को जो पूरी तरह इन्वॉल्व है हर तरह की क्रिकेट में, ग्रास रूट लेवल से एंड इन एंड आउट जानता है, उसके लिए ये बड़ा अफसोसनाक है कि जिन लोगों को बुलाया गया है वो अनप्रिपेयर्ड आए हैं, वो प्रिपेयर्ड नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास चीजें नहीं है, और वो अपनी राय जो है वो वहां पे पहुंच के किसी की बात सुन के उसका काउंटर कर रहे हैं या उसके अल्टरनेट दे रहे हैं। तो ये होना ये चाहिए कि जब आप मीटिंग में किसी को बुलाते हैं, और इसलिए इंपॉर्टेंट मीटिंग में जहां पाकिस्तान की डोमेस्टिक सिस्टम सेट हो रहा हो, तो आप उसको पहले अप्राइज करते हैं कि ये चीजें हैं, उसकी एक प्रेजेंटेशन देते हैं, उसका एक ब्रीफ देते हैं, फिर उनको कहते हैं कि आप इसकी प्रिपरेशन करें और आप 2 दिन बाद आए, जैसा कि आप ये कर रहे हैं कि कल या परसों 2 दिन के बाद आप अपना फर्म ओपिनियन लेके आए। लेकिन अगर इस तरह चलते रहे, आप पोल अपार्ट और क्रॉस रोड पे चलते रहे, आप पैरेलल चलते रहे, एक कह रहा है जी 8 टीम में, एक कह रहा है 10, एक कह रहा है नहीं जी 16 की 16 या 18 की 18 खिला दे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इस तरह तो आप किसी पॉइंट पे रीच नहीं कर सकेंगे। ये देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है और पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट का निजाम सेट करना है, तो आपने सारों को करना है। इसमें सबसे बड़ी दूसरी, पहली बात मैंने कह दी, दूसरी बात यह है कि इसमें जो स्टेक होल्डर है, यानी इलेक्टेड एसोसिएशनों के लोग जो हैं, जिन्होंने ये खेलना है, यानी कि आपको पता है रीजन नहीं खेलना है या डिपार्टमेंट में खेलना है, 2 ही तरह के लोग हैं, रीजन और डिपार्टमेंट के कोई इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप देख लें कि ना डिपार्टमेंट के बंदे को बुलाया गया है ना उसको बुलाया गया। हमने लास्ट टाइम ये किया था कि डिपार्टमेंट के हेड्स को बुलाया था, अगर आपको याद हो, जून के अर्ली में हमने डिपार्टमेंट के हेड्स को बुलाया था, उनकी राय ली थी। तो 2 चीजें इसमें बड़ी कमी नजर आती है, एक तो अनप्रिपेयर्ड आए हैं, दूसरी बात है कि जो स्टेक होल्डर है जिन्होंने खेलना है, यानी जिनके डिपार्टमेंट है या जिनके टीचर है, उनको जरूर आना चाहिए और एक कंसल्टेटिव प्रोसेस में उनकी सह होनी चाहिए। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि ये कहना जी ये खेलेंगे वो खेलेंगे, देखें आप ये ना कहें कि नंबर कितने हैं, आप ये कहें और सिंपल बात के पॉपुलरिज्म पे नहीं जाएं। मशहूर होने के लिए आदमी बहुत से नारे मार देता है, जितने मर्जी नारे मार ले, ये नारे मारने की गेम नहीं है, ये पॉपुलरिज्म नहीं है, ये वोट नहीं लेने आपने एक प्रिंसिपल डिसाइड करना है कि हमने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट को क्वालिटेटिव करना है, दैट्स ऑल, बस। अच्छा उसमें नंबर 8 हो, 10 हो, 12 हो, 16 हो और 100 हो, मुझे नहीं इससे कोई गर्व, लेकिन अगर वो क्वालिटी के हैं और क्वालिटी की क्रिकेट हो सकती है तो फिर ठीक है। आप कल को उठ को कह दीजिए हर डिवीजन खेलेगा यहाँ पे इस मुल्क में, रीजन को भी छोड़ेंगे, हर डिवीजन की एक टीम होगी, फिर क्या होगा, फिर कितने डिवीजन हो जाएंगे। तो ये पॉपुलरिज्म के नारे नहीं है, ये जो सियासी अब सियासी अदाकार इस तरह के करते हैं कि जी पॉपुलर, मैं लोगों में पॉपुलर हो जाऊंगा, लोग मुझे शाबाश देंगे, जी मैंने तो सबकी बात कर दी है, जी देखा जी मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा। नहीं, आप क्रिकेट के लिए आए हैं, आप क्रिकेटर हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, सारा पाकिस्तान जानता है, आपको चाहिए कि वो मॉडल दें या वो डिस्कशन करें कि जिससे क्वालिटी क्रिकेट हो। एक दूसरी बात है कि उससे पाकिस्तान को फिर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की टीम के लिए लड़के मिले, यानी कि अच्छे लड़के प्रोड्यूस हो और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। आप ये नहीं करें कि जी बस जी सारे खेल जाएं, अच्छा जी क्रिकेट कैसी हो रही है इसकी कोई परवाह नहीं है, आज सब खेल जाएंगे।
अगर खिलाना है तो फिर आप उसका निजाम बनाएं कि अगर सारों ने खेलना है तो फिर उन टीमों को आपने क्वालिटी की टीमें कैसे बनाना है, कैसे टीमें बनेगी, इस पर बहस करें। और दो लेकिन आप जब आए थे शेख साहब, आप जब आए थे, नजम सेठी साहब आए थे, आपने प्रिसाइसली जो इमरान खान के दौर में जो सिस्टम था ऑस्ट्रेलियन तर्ज में, उसको खत्म करना था, डिपार्टमेंट क्रिकेट को बहाल करना था, पुरानी तर्ज की क्रिकेट वापस लानी थी, 2014 का आइन बहाल करना था। आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी उस वक्त, क्या स्ट्रेटेजी थी? तो क्या कुछ चल रहा था, कितनी कुछ वर्किंग हुई थी, और आप क्या समझते हैं कि क्या फिजिबिलिटी होनी चाहिए डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली की? देखिए हमने देखे दो चीजें थी हमारी। पहले एक नोटिफिकेशन निकाला, डिपार्टमेंट बहाल किए हैं और डिपार्टमेंट को लेटर लिखे हैं कि आप अपनी कंसर्न शो करें, जो उन्होंने आगे से रिप्लाई कर दिया। नंबर 2, ये सारे रीजन बहाल किए इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, सारे डिस्ट्रिक्ट बहाल किए, और फिर क्लबों की सारों की स्क्रूटनी इन हाउस की कि सारे क्लब रिवाइव हो जाए ताकि पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हो जाए। तो हमने जो ग्राउंड वर्क था, बेसिक काम था, वो सारा का सारा कर ले। अब हम आ रहे थे इस तरफ के सिस्टम क्या बने, क्योंकि सीजन आ रहा था, आपको पता है सितंबर अक्टूबर में सीजन शुरू होना था। उसके लिए कंसल्टेशन शुरू हुई थी, और पहली कंसल्टेशन हुई थी डिपार्टमेंट के हेड्स के साथ। फर्स्ट क्लास के डिपार्टमेंट के जो हेड आइडेंटिफाई किए थे, जो 2018 में टीमें खेली थी फर्स्ट क्लास की डिपार्टमेंट की, उनके हेड्स को बुलाया था ताकि उनसे एक कंसल्टेशन प्रोसेस हो जाए और फिर उनकी एक राय ले ली जाए। उसके बाद रीजन कप भी होना था, उसके बाद दूसरे क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के बड़े रिस्पेक्टेबल हैं सारे, राय अपनी अपनी है जी, मुझे इससे कोई इतराज नहीं है किसी की राय मेरे खिलाफ है या मेरी उनके खिलाफ है, लेकिन उनको बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। और अच्छा। फिर उसके बाद हमने एक डोमेस्टिक का पूरा मॉडल, पूरा जिसको डोमेस्टिक कैलेंडर कहते हैं, वो सारा का सारा डिवाइस करना था। आपके थ्रू से हम, और काफी काम हो गया था, और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा सिस्टम बनना था। ये पता नहीं उसको आगे लेके जाते हैं या अपनी नई थिंकिंग है, देखते हैं कि क्या निकलता है। शेख साहब थैले से बिल्ली कौन सी निकलती है? मैं 2 सवाल आपसे करूंगा। एक तो कल एक प्राइम में जो है ये चीज डिस्कस हुई, मैंने कहा मैं आपसे भी कर लूं। कल जब हमने रीजन की बात की तो उन्होंने कहा जी शकील शेख साहब को ये क्रेडिट जाता है। यहाँ पे 2 जर्नलिस्ट हमारे प्राइम में मौजूद थे कि उन्होंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स का डेब्यू करवाया, बाबर का, हसन अली का नाम ले लें, आबिद अली का नाम ले लें, लेकिन उन्होंने कहा एक तबका ये भी है जो कहता है कि इस्लामाबाद के रीजन के प्लेयर कहाँ पे हैं, इस्लामाबाद से तो इतने बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं किए। तो इस्लामाबाद के रीजन की इस दफा स्ट्रेटजी यही होगी कि बाहर से प्लेयर मंगवाएंगे या अपने प्लेयर्स को भी किसी तरह आप जो है वो मतलब बड़े एरिना में लाएंगे? नहीं, देखिए इस्लामाबाद के बहुत सारे क्रिकेटर थे, मैं आपको बताऊं, मसलन अमाद वसीम जो है कभी डिपार्टमेंट से नहीं खेला, ये बचपन से, यानी आप 12 के 13 साल से डायमंड में खेल रहा था, इस्लामाबाद से खेल रहा था, इंटरनेशनल प्लेयर बना, ऑलराउंडर बना, और कहाँ नहीं खेला। रोयल नजीर आपके सामने आ रहा है। इसके अलावा मैं बीसीओ क्रिकेटर करा देता हूँ कि जो टॉप पे चले गए थे, जो पाकिस्तान ए भी खेले थे, फिर पाकिस्तान को मुख्तलिफ सतह पे, यानी अंडर 19 और मुख्तलिफ सतह पे रिप्रेजेंट किया था। यहाँ तो एक लॉट की पूरी क्रॉप बन गई थी। ये जो बाहर से तो 4-5 लोग थे ना जे वाले, जी हाँ, जो आए थे, और वो भी असूल के तहत आए थे। अगर आप आज ये पाबंदी लगा दें कि अपने इलाके से करेंगे, तो फिर आप अपने इलाके से लड़के खिलाएंगे, अपने रेजिडेंट खिलाएंगे, दूसरे नहीं खिला सकते। मसलन ये जो नादरन का पुराना सिस्टम था, इसमें नादरन की टीम जो थी, इसमें 6-6, 7-7 लड़के बाहर से आते थे। नुमान अली कहाँ का है? हैदराबाद का है। कोई लड़का लाहौर से था, कोई कई सियालकोट से था, कोई कहीं से था। आपने देखा उड़ारा खेल रहा था। तो ये सिस्टम की बात है। जैसे आप काउंटी में देखते हैं कि काउंटी वाले भी ओवरसीज प्लेयर को खिलाते हैं। अब वो बाहर से लड़का आके अगर बहुत अच्छा खेल जाए और वो अपना टैलेंट शो कर दे तो उसकी मर्जी है। लोकल को भी उतनी अपॉर्चुनिटी है जितनी होता है। ये जो तबका है जो कहता है कि इस्लामाबाद के लड़के कम, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये इनका होमवर्क भी नहीं है और इनके पास डाटा भी नहीं है। मैं तो सारे नाम भी दे सकता हूँ, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इतने लड़के लोकल हमने प्रमोट किया। अच्छा शेख साहब, आखिरी सवाल करूंगा। आपकी ट्वीट्स से ये लगता है कि पेशावर हाईकोर्ट कुछ और डिसीजन दे रहा है, लाहौर हाईकोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि जल्द से जल्द चेयरमैन का इलेक्शन करवाना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, चेयरमैन पीसीबी का इलेक्शन क्या इस गवर्नमेंट के जाने से पहले हो जाएगा, या फिर अगली जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी फिर कोई नए सेटअप आएगा, फिर कोई नई मैनेजमेंट कमेटी आएगी, होगा क्या? नहीं, मैं बताऊं, एक सिंपल सा है। 27 जून को पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए। सिंपल है। इन्होंने पीसीबी ने एक एप्लीकेशन दी और बार बार दी कि भाई आप हमारी अर्ली हियरिंग कर ले। ठीक है। दूसरी तरफ से ये आया कि कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन आई है कि 27 के बाद, 27/6 के बाद आपने जो अपॉइंटमेंट ने की है
जो निज़ाम को चेंज किया है, किसी को फायर किया है, कोचेस को, एम्प्लॉइज को, वो सब गलत है। आपने स्टेटस को मेंटेन नहीं किया, स्टेटस को आपने ब्रेक कर दिया और कंटेम्प्ट की। अब ये सारी जितनी एप्लीकेशनें हैं वहां पे, वो पेशावर हाईकोर्ट ने ये फैसला किया है कि 23 अगस्त को पेशावर में लगेंगी। वो पेशावर में उन्होंने फिक्स कर दी है 23 अगस्त तक। अब 23 अगस्त तक तो स्टेटस को है। स्टेटस को का मतलब ये है कि आप इलेक्शन चेयरमैन का नहीं करा सकते, आप बोर्ड ऑफ गवर्नर नहीं बना सकते जब तक कोर्ट फैसला न जो लाहौर हाईकोर्ट कह रहे हैं उसका फिर क्या होगा कि अगले 7 या 15 दिन में इलेक्शन करवाए जाए? देखिए, ये मैं तो कोई लीगल नहीं हूँ, लेकिन लीगल मेरी पोजीशन ये है कि स्टेटस को है, आप उसको नहीं छेड़ सकते। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है, देखिए कोयटा हाईकोर्ट ने कुछ, बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने कुछ कहा है, फिर दूसरों ने कुछ कहा है। तो ये लीगल वाले फैसला कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जब एक ऑर्डर फील्ड में है और वो ऑर्डर ये है, लाहौर हाईकोर्ट वाला या कोयटा वाला भी ये है कि आर्बिट्रेशन वगैरह अगर आपको इतराज है तो आप उस तरफ चले जाएं, वो भी कोई क्लियर कट ये इस तरह का नहीं है। ज्यादा ये खुद भी रुके हुए हैं। ज्यादा 23 तारीख तक तो अब ये कुछ नहीं होगा। 23 तारीख के बाद, 23 अगस्त के बाद फिर देखेंगे कि क्या होता है। और इंटरप्रिटेशन आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि स्टेटस को है और 27/6 के बाद आप स्टेटस को तो अगर मेंटेन करना था तो स्टेटस को मेंटेन होने के लिए तो फिर वही सारा सिस्टम, वही बीओजी जो है वो आप ही रहते, सारा तो वही स्टेटस को रहता फिर पुराना। नहीं, उस वक्त 27/6 को ना वो बदल चुका था। अच्छा, थोड़ा लेट आ गया। हम लोग चले गए थे। आपको याद होगा कि 21 तारीख को आपको डिनोटिफाई किया गया था। ठीक। और उसके बाद एक एक्टिंग चेयरमैन आ गए थे, राना शहजाद साहब, जो इलेक्शन कमिश्नर थे, अहमद फारूक राना शहजाद साहब, वो आगे थे, वो वहां पे एक्टिंग थे चेयरमैन। तो स्टेटस को फिर वो 27 को जब इन्होंने अपना इलेक्शन अनाउंस किया था, 27 को, उससे पहले स्टे हो गया था। तो पेशावर हाईकोर्ट ने फिर कहा जी कि आप यहाँ पे यानी कि स्टेटस को मेंटेन करें 27/6 को। तो उस वक्त ना ये थे ना हम थे, उस वक्त एक इंटरनल सिस्टम था और एक एक्टिव चेयरमैन था वहां पे। ये ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शकील शेख साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया और मामलात पे शकील शेख साहब से बात हुई। और यहाँ पर वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एशियस के हवाले से आपसे गपशप करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब पीसीबी के साथ ही हम बात करेंगे एशियस की, क्योंकि इससे पहले हमने शकील शेख साहब के साथ पीसीबी के मामलात के ऊपर बात की। अब एशियस के ऊपर बात करेंगे जो कि कल अपने इख्तिताम को पहुंची और बड़ा ज़बरदस्त इख्तिताम हुआ एशियस का। अगर देखा जाए तो 2 मैचेस एशियस के इंग्लैंड ने जीते, 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया पहले ही जीत चुका था। कल का मैच इंग्लैंड ने जीत कर एशियस को बराबर किया, लेकिन ये एशियस थोड़ा सा जो है वो मैं समझता हूँ कि डिफरेंट रहा बाकी एशियस से। इसमें जो इंग्लैंड की बेसबॉल की जो एक नई रीत थी, नया उनका जो क्रिकेट का एक माइंडसेट है, उसने इस एशेज को और ज़्यादा मज़े का किया। इस तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये कोई टेस्ट क्रिकेट हो रही है, इस तरह लग रहा था कि हर दिन हम कोई ओडीआई का या वाइट बॉल क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। इस तमाम तरह इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैराम काजी, जो कि एशेज के हवाले से हमारे साथ इस पूरे 6 हफ्ते में मौजूद रहे। बैराम, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आज एक दफ़ा फिर आप हमारे साथ मौजूद हैं। बैराम, एशेज के हवाले से आप क्या कहेंगे? वन ऑफ द बेस्ट एशेज वी एवर सीन ड्यू टू बेसबॉल क्रिकेट। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, और बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया फिर से अपने शो पे दावत देने का। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी हियर। और मेरे ख्याल से 2005 का जो एशेज था ना, वो एक ऐसी सीरीज थी जिसने इमेजिनेशन कैप्चर की थी। बहुत लोग टेस्ट क्रिकेट के फैंस बने थे वो 2005 का एशेज देखने के बाद। मेरे हिसाब से वो वाला अभी भी ऊपर है इससे, बट बेस्ट सिंस 2005 आई वुड से। और अगर आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखो तो हाँ, आप कह सकते हो 2005 में शायद बेहतर थी, मगर एंटरटेनमेंट वैल्यू अगर आप देखो तो शायद 2023 जो है उसको बीट कर जाता है एंटरटेनमेंट वैल्यू में। इतना ड्रामा देखने को मिला, रोज ही कोई नई चीज हो रही होती थी, अनकन्वेंशनल सी चीजें होती जा रही थी इस एशेज के अंदर। वो बेयरस्टो वाली स्टंपिंग, और इवन इस टेस्ट मैच के अंदर जिस तरह स्टीव स्मिथ को 2 दफा आउट होते होते बचे, एंड वो नई बॉल एक आ गई, इस तरह कई ड्रामे चलते रहे इस एशेज के अंदर। आप कह सकते हो बड़ी मसालेदार किस्म की एशेज थी, और इट्स डन रियली वेल फॉर टेस्ट क्रिकेट इन द सेंस कि बहुत ज्यादा लोग ट्यून इन किए हैं और बहुत ज्यादा फैनफेयर था और सब ने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा फॉलो किया। और यू नो 2-2 साउंड्स अबाउट राइट मेरे हिसाब से। अगर मैनचेस्टर की बारिश ना होती तो इंग्लैंड ये 3-2 जीत जाती आफ्टर बीइंग 2-0 डाउन, और वो जो स्टोरी बननी थी ना वो कमाल ही होनी थी। तो हमें वो नहीं मिल सकी, बट आइदर वे एवरीवन हैज बीन एंटरटेन्ड। और ये जो 2-1 महीने खेलते रहे हैं,
सब ने मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा एंजॉय किया। जी हाँ, सबने एंजॉय किया। और स्ट्रेट ब्रॉड जिनकी हम सोच रहे थे कि शायद वो अभी लंबी क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि उनके जो कोलीग हैं एंडरसन वो 41 के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी क्रिकेट खेले। फ्रॉम 6 बॉल 6 सिक्सेस फ्रॉम युवराज सिंह टू 600 विकेट्स। क्या समझते हैं स्ट्रेट ब्रॉड के हवाले से? एक जबरदस्त कैरियर रहा, और आई थिंक अब ये भी कह सकते हैं कि गेम के वन ऑफ द लेजेंड हैं क्रिस ब्रॉड, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली। नहीं, बिल्कुल उनको दाद देनी पड़ेगी। देखें, 600 विकेट लेना कोई मजाक नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड बहुत ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलती है, 167 टेस्ट मैचेस खेले, मगर वो उनकी लॉन्जेविटी को भी तो दाद दें कि फास्ट बॉलर होते हुए वो इतना लंबा चले, और ज्यादा पोटेंट वो इंग्लिश कंडीशंस में थे एज अपोज टू आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड। वो बात बिल्कुल ठीक है, मगर इंग्लैंड के अंदर उनकी एक आदत थी कि वो क्लस्टर्स में विकेट्स ले लेते थे। आई डोंट नो किसी को शायद याद हो या ना हो, मगर 2015 का जो ट्रेंट ब्रिज का टेस्ट था, जो होम ग्राउंड है स्टुअर्ट ब्रॉड का, 8 विकेट हॉल लिया था ऑस्ट्रेलिया, 60 ऑल आउट हो गई थी, इंग्लैंड एशेज जीत गई थी। इतना कमाल उन्होंने खेला था, और उनकी ये जो है ना फैनफेयर हमेशा रहेगी। बाकी बड़े मजाया कैरेक्टर हैं, बड़े एनिमेटेड कैरेक्टर हैं, कुछ लोगों को बहुत बुरे लगते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं, कंट्रोवर्शियल बातें कर जाते हैं। क्रिकेट को एक तरह से बहुत देकर चले गए हैं, हम डेफिनेटली बहुत मिस करेंगे। और देखें, 6 छक्के जिससे आपने बोला युवराज सिंह से खाए, उसके बाद से उनकी ट्रेजेक्टरी देखें, क्या क्या उन्होंने नहीं अचीव किया। पाकिस्तान को भी वो 169 मारा था जब स्पॉट फिक्सिंग वाली सीरीज चल रही थी, लॉर्ड्स के अंदर शायद मारा था जी। और फिर ट्रेंट ब्रिज मैंने आपको गिनवा दिया। बाकी कुछ कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स भी हैं, एक दफा अपना जूता उतार दिया था डिले करने के लिए, और एक दफा एज कर दी थी, फर्स्ट स्लिप के पास गई थी, वॉक नहीं किए थे। ऐसी कई इंस्टेंसेस हैं। इस सीरीज में भी आपने देखा होगा, बेल स्विच कर रहे थे, और फिर जब बेस्टो वाला इंसिडेंट हुआ था तो बार बार कैरी को तंग कर रहे थे, उसके वर्ड शेयर कर रहे थे उसके साथ। इस तरह के ही कैरेक्टर थे वो। मगर देखें, उन्होंने इंग्लैंड को बहुत दिया है, उनकी टेस्ट टीम के बहुत एक पिविटल हिस्सा रहे हैं वो। और स्टुअर्ट ब्रॉड मेरे ख्याल से बहुत ही हाई पे रिटायर कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ही हेल्प्ड इंग्लैंड टू लेवल द सीरीज। ठीक है, एशेज रिटेन नहीं कर सके, मगर चलो हारे नहीं सीरीज। और दूसरी बात यह कि पहले क्रिकेटर बन गए हिस्ट्री के जिन्होंने अपनी बैटिंग के वक्त आखिरी बॉल पे छक्का लगाया और बॉलिंग में आखिरी बॉल से विकेट ली। तो इट वाज अ ड्रीम फेयरवेल, फेरी टेल स्क्रिप्ट आप कह सकते हो। और ये भी है कि अपने जो कैरियर का हाई था उस पे खत्म किया। अभी जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी, और कल आप देख रहे थे उनका बॉल परफेक्टली सीम हो रहा था, बाउंस हो रहा था, लग ये रहा था कि वो 2-3 साल अभी और सर्व करेंगे इंग्लैंड क्रिकेट को। लेकिन एकदम से अचानक डिसीजन आ गया, और उन्होंने कहा जी कि मैं गुड बाय कर रहा हूँ। अब एंडरसन का साथ साथ जो डिसीजन है, वो उन्होंने कहा जी कि मेरा कोई न्यूर फ्यूचर में अभी तक ताल्लुक नहीं है रिटायर होने का। मेरा ख्याल है कि आपने देखा होगा कि गार्ड ऑफ ऑनर जब मिला है ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से ब्रॉड को, तो एंडरसन ने नहीं चले वहां पे। वो कह रहे उनके अंदर, जिस तरह पाकिस्तान में नहीं कहते हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्रिकेट बाकी है, तो एंडरसन मेरे ख्याल से उसी लाइन एंड लेंथ पे चल रहे हैं। बट देखें, स्टुअर्ट ब्रॉड 37 साल की उम्र हो चुकी हुई थी, फास्ट बॉलर के लिए काफी ज्यादा होती है। ही वाज स्टिल बॉलिंग वेल, प्रोबेबली नॉट एट हिज बेस्ट, मगर अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, और कंपेटिटर बड़े फियर्स थे, और जीतना उनको बहुत पसंद था। और इनकी करियर में हाईज एंड लोज आते रहे हैं, बट ही स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। और मेरे हिसाब से तो अल्टीमेटली जब लोग इनका नाम याद रखेंगे तो वो सुनहरे हरूफ में याद रहेगा। और एक ऐसे कैरेक्टर थे, जी हाँ, एक ऐसे कैरेक्टर थे। एंडरसन का मुझे शॉर्टली बताइएगा, फिर मैच के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि एंडरसन क्या आप 700 विकेट के ऊपर अपनी नजर जमाए बैठे होंगे, या फिर वो अभी लंबा खेलेंगे और कहीं मुरलीधरन को जाके टक्कर देंगे 2-3 साल बाद? मुरलीधरन को तो टक्कर नहीं दे पाएंगे मेरे हिसाब से, मगर हाँ, शेन वॉर्न 708 विकेटों पे हैं, तो उनको बीट कर सकते हैं, क्योंकि 690 पे हैं। जेम्स एंडरसन देखें, बहुत खराब एशेज रहा, 5 विकेटें ली सिर्फ, बिल्कुल भी उस तरह इंसाइसिव नजर नहीं आए। हालांकि वो इतने पिटे नहीं, मगर इंसाइसिव नहीं नजर आए, विकेटें नहीं ले सके उस तरह जिस तरह की वो उनको आदत है लेने की। और उन्होंने लिखा था कॉलम आफ्टर द 4th टेस्ट कि मैं अभी भी खेलना चाहता हूं, और अगर बेन स्टोक्स मुझे रखना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूं। तो बेन स्टोक्स से फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा कि क्या आप जिमी एंडरसन के साथ परसिस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने एक सीधा सीधा जवाब दिया, यस। तो मतलब कप्तान की बैकिंग तो है। बाकी ऑफ कोर्स 1039 विकेट्स ली ब्रॉड और एंडरसन ने एज अ पेयर, जो कि कमाल है। और हम तो अपने बचपन से देखते आ रहे हैं इनको। जिमी एंडरसन तो मुझे याद है 2003 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान को बुरी तरीके से आउट किया था, और पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी, फंकी किस्म के बाल होते थे इनके। देखें, वो एक लेजेंड है इस गेम के, और ठीक है उनकी खराब सीरीज रही है, मगर अभी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान में जब खेले
फिर न्यूजीलैंड में खेले तो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। तो शायद अभी थोड़े रस्टी थे इंजरी के बाद, इसलिए नहीं कर सके। शायद ऑस्ट्रेलिया ने उनको बहुत अच्छा खेला। तो मेरे ख्याल से अगली कुछ सीरीज डिटरमिन करेंगी कि जिमी एंडरसन आगे खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, मगर रिगार्डलेस मेरे ख्याल से फिनोमिनल करियर, और उनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए इवन दो ही डिडंट हैव अ गुड अच्छा, ये बताएं कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे मैटर ऑफ कंसर्न लग रही है उनकी बैटिंग टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली लेबुशाइन जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं किया उन्होंने, बहुत ही पुअर सीरीज रही लेबुशाइन के लिए। फिर वार्नर की कुछ 1-2 50s तो हैं, लेकिन वार्नर जो है इन 5 टेस्ट मैचेस में बहुत ही ज़्यादा ऑफ कलर नजर आए, कभी ब्रॉडन को पकड़ लेते थे, कभी वोक्स, कभी वुड, और मतलब बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को लेके। अच्छा सवाल है आपका। आई थिंक लार्जली डिपेंडेंट ऑन कंडीशंस भी है। ऑस्ट्रेलिया में जब ये खेलेंगे ना, आपको कोई मसले नहीं नजर आएंगे इनके अंदर, क्योंकि वो बहुत रन मारते हैं वहां पे। बट हाँ, अवे फॉर्म आप कह सकते हो। देखो, अगर आप मार्नस लाबुशेन का करियर देखें तो होम एवरेज और अवे एवरेज में जमीन आसमान का फर्क है, और ये एक चीज है। इवन पाकिस्तान में स्कोर नहीं कर सके थे, यहाँ पे तो बड़ी बैटिंग फ्रेंडली सर्फेसिस थी, और ऑस्ट्रेलिया विल नीड हिम। उनकी सर्विसेज उनको चाहिए होंगी अगले कई सालों के लिए, तो उनकी फॉर्म वाकई वापस आना बड़ी जरूरी है। आपसे मैं वहां अग्री करता हूं। डेविड वार्नर तो वैसे ही रिटायर करने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट से, तो वो तो कह रहे थे कि सिडनी में आखिरी टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहते हैं। अब उनको मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने बड़े पॉजिटिव नोट पे अपना एशेस खत्म कर लिया। आखिरी इनिंग्स अपनी इंग्लैंड में खेले, इवन तो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे वे, मगर 60 बनाया, और अच्छा 60 था वो। इनफैक्ट काफी सरप्राइज थे सब लोग। एंड आई थिंक वार्नर का टाइम वैसे ही आ गया था। ही इज क्वाइट ओल्ड एज वेल, और वो लिमिटेड ओवर्स पे फोकस करेंगे। स्टीव स्मिथ तो मतलब अगर वो रिटायर कर जाते हैं, फिर आप कह सकते हो कि बहुत ही मसला पड़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, बट होपफुली ही कैरीज ऑन फॉर अ बिट। उस्मान ख्वाजा की भी उम्र हो गई है, ठीक है, टॉप स्कोरर रहे सीरीज में, और बड़े तहम्मुल के साथ और आराम सुकून के साथ उन्होंने अपनी बैटिंग की। बिल्कुल भी बेसबॉल स्टाइल में बैटिंग नहीं की, बल्कि अगर आप जैक क्रॉली और उस्मान ख्वाजा के नंबर्स देखें, जो दोनों टॉप स्कोरर्स हैं सीरीज में थे, कि 496 ख्वाजा की हैं, 480 जैक क्रॉली की हैं, और 120 ज्यादा ओवर खेले उस्मान ख्वाजा ने, तो उनकी स्ट्राइक रेट 40 से नीचे है। जैक क्रॉली की स्ट्राइक रेट 90 टच कर रही है, तो मोर देन डबल है। अच्छा, मेरे ख्याल से बड़ी फैसिनेटिंग बात है। आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि एक और चीज बताता चलो, इसमें एक और फैसिनेटिंग बात है कि देखिए, 2 ओपनर ने टॉप स्कोर कर लिया इंग्लैंड में 5 टेस्ट की सीरीज में, जो कि बड़ा मुश्किल होता है। ओपनर्स तो स्ट्रगल करते हैं इंग्लैंड में। जी हाँ, और डिफरेंट, जिस तरह आपने एक तरफ बेसबॉल का जिक्र किया, एक तरफ ख्वाजा की जाने से वही ट्रेडिशनल क्रिकेट खेली गई। मोइन अली ने कहा जी कि अब अगर मुझे कोई स्टोक्स का टैक्स आएगा तो मैं फिर उनका टेक्स्ट जो है वो डिलीट कर दूंगा, रिप्लाई नहीं दूंगा। और क्योंकि वो एक दफा रिटायर हो चुके थे, लेकिन आज ब्रॉड के साथ वो भी रिटायर हो चुके, लेकिन उनकी रिटायरमेंट क्योंकि थोड़ा सा खामोशी से ही होगी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इतना ज्यादा सर्व नहीं किया था उन्होंने जितना स्ट्रीट ब्रॉड के हवाले से किया था। और अब मोइन अली का कैरियर भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजाया अंदाज है काफी मोइन अली का। बड़ी मजे की बात की उन्होंने कि मैं टेक्स्ट डिलीट कर दूंगा। देखें, अगर मैं बात करूं ना एथलीट्स की या स्पोर्ट्स पर्सन्स की, जो ब्रिटिशर्स जो साउथ एशियन डिसेंट के हैं, उनको अगर कोई किसी ने इंस्पायर किया ना अक्रॉस। वेलकम बैक टू शो। और आज बड़े खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आपको पहले कहा था कि खास मेहमान होंगे, और इन्होंने फाइनली पहाड़ों से जो है वो रुख किया इस्लामाबाद का। आज सुबह से आप देख रहे होंगे डिफरेंट टीवी चैनल्स में आपको ये नजर आ रहे होंगे, क्योंकि अपनी फाइट जीतने के बाद आज इनका दूसरा तीसरा दिन है, फिर आगे ये प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, रूटीन में आते हैं और फिर हमें टाइम देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड यूथ चैंपियन वन एंड ओनली उस्मान वजीर। कैसे हैं सर? मैं ठीक है। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। खैर मुबारक सर, आपको मुबारक। कैसी रही आपकी फाइट? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त थी। अनडिफीटेड वर्सेस अनडिफीटेड, एक प्रेशर था, होम ग्राउंड का प्रेशर था, तो बस मेहनत की थी, बिलीव था, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जीत के फाइट। अच्छा, ये बताएं कि आप दोनों ही अनडिफीटेड थे। फकीर की बात की जाए, वो भी अनडिफीटेड थे, उन्होंने 7 नॉकआउट गेम्स भी जीती हैं, फिर आप भी अनडिफीटेड थे, तो इस गेम का कोई प्रेशर ज्यादा था? देखें, जब आप 2 फाइटर्स होते हैं, दोनों नहीं हारे होते हैं, तो डेफिनेटली एक हाइप होती है, और सब इंतज़ार करते हैं कि कौन हारेगा, किसका रिकॉर्ड ख़राब होगा और कौन बेस्ट है। तो वो डेफिनेटली मेरे लिए एक चैलेंजिंग था, और ऊपर से होम, आपको पता है ग्राउंड का एक प्रेशर होता है, इतने लोग आए वहाँ, 15-20 हज़ार लोग आपको देखने आए हैं, और आपने सबको मायूस नहीं करना। वो हमेशा वो इसीलिए आए कि वो मुझे जीता हुआ देखना चाहते हैं, तो बहुत प्रेशर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेनिंग प्लानिंग थी हमारी वो भी अच्छी रही, और जो एक हमने प्लान किया हुआ था फाइट के हवाले से, तो माशाल्लाह सब अच्छा गया। उस्मान, फकीर तो चले अब अनबीटेड हो गए, मतलब उनको आपने बीट कर दिया, पहले वो भी आपकी तरह अनबीटेड थे।
अब कोई नई फाइट जो है इसी तरह के किसी प्लेयर के साथ प्लान कर रहे हैं? बिल्कुल हसनैन भाई, देखें मैं यूथ कैटेगरी में था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि एक एमेच्योर था पाकिस्तान में यूथ में, मैं अपने आप को वन किया एमेच्योर बॉक्सिंग में, फिर इसी तरह मैं फिर प्रोफेशनल जब मैं शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे मेरा पहला ड्रीम ये था कि मैं फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैम्पियन बनूँ अपने यूथ का, पाकिस्तान में वर्ल्ड टाइटल लेके आऊँ। तो वो मैं लेके आया, तो लाइक यूथ कैटेगरी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को टॉप में रखा और अभी तक चैम्पियन भी हूँ। तो अब इसी तरह मेरा जो नेक्स्ट गोल है वो यही है कि मैं ओपन रैंकिंग्स में जाऊँ, एलीट में लड़ूँ फाइट, जैसे कि हमारे जो बड़े बड़े स्टार्स आमिर खान हो गया वर्ल्ड के अंदर, और जो मैंने किया हुआ है जिनने एक लेगेसी बनाई है अपनी ओपन फैन तो वर्ल्ड आमिर के खान अंदर। भी आपके हैं? आमिर खान भाई नहीं, हम उनके फैन हैं। तो वो बस यही था कि अब मेरा टारगेट वो है कि मैं कहता हूँ कि लाइक एक वर्ल्ड के अंदर जैसा अमेरिका यूके वहाँ पे भी जाके इंशाल्लाह मैं एलीट में भी जितने भी ओपन टाइटल्स हैं, इंटरनेशनल टाइटल्स हैं वो जीते हैं, उसके बाद वर्ल्ड टाइटल का शॉर्ट चांस मिलता है, तो उस शॉट का हम इंतजार करें। उस्मान, कितना फर्क होता है एक यूथ चैंपियन और फिर आप जब सीनियर की तरफ जाते हैं जिस तरह आमिर खान है, या फिर आप फुल मतलब पूरा यूथ से निकल के आप पूरी मतलब वर्ल्ड के चैंपियन बनेंगे, चाहे WBO के बने चाहे किसी और के बने, उसमें कितना फर्क होता है इन फाइट्स में और उस फाइट में? देखें चैंपियन तो चैंपियन होता है, बेशक वो जूनियर हो, यूथ हो या वर्ल्ड का हो, तो हर उसके मुताबिक कैटेगरी के मुताबिक उसको मुश्किलात होती है। डेफिनेटली एलीट में ये है कि बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिलती है, क्योंकि उसके अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप से टॉप फाइटर्स उसके होते हैं, टॉप से टॉप कोचेज़ होते हैं। जिस तरह यूथ की कैटेगरी उसमें लाइक समटाइम्स कुछ को एज होता है, जैसे मैं हूँ, लाइक जैसे मेरा ताल्लुक गिलगित से है, तो मैं लाइक पहाड़ी मेरे अंदर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ वो, तो मेरे लिए यूथ के अंदर ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि मैं सर्वाइव अच्छे से कर गया। अब एलीट में ये है कि नहीं, सब ओपन है, लाइक उसमें टॉप से टॉप जो प्रमोशंस होते हैं उनके फाइटर्स होते हैं, तो वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। तो डेफिनेटली यूथ और एलीट में बहुत फ़र्क है। और ये इस बेल्ट का क्या होगा जो यूथ का बेल्ट है, ये फिर आपके साथ ही रहेगा अगर आप अनबीटन रहेंगे तो? बिल्कुल, मैं अनडिफीटेड होते मेरे पास है, लाइक मैं 5 मंथ्स ये मैच इसी के चैंपियन रहूँगा अगर इसको मैं डिफेंड नहीं करता। अच्छा, इवन ये भी हो सकता है कि मैं अपने एलीट फाइट्स खेलते रहूँ, एलीट रैंकिंग, इसको भी मैं डिफेंड कर सकता हूँ। अच्छा, साथ साथ कर सकते हैं? कर सकता हूँ, मगर हमारा प्लान ये है कि नहीं, हम इसको नहीं करेंगे, हम लोग एलीट की तरफ मतलब कि आफ्टर 5 मंथ्स आप इसको मतलब ओपन कर रहे हैं? वैकेंट कर देंगे हम। वैकेंट करने के बाद हम लोग जो बाकी टारगेट्स हमारे ओपन जो रैंकिंग, ये भी है कि आप इसको भी रखें और थोड़ा सा एलीट की तरफ जाए ताकि एक टाइटल तो पाकिस्तान के पास हो। हसनैन भाई देखें, लाइक अगर फिर वही बात है कि लाइक मैं चाहता हूँ कि इससे बड़ा टाइटल पाकिस्तान को दिलवाऊँ, ठीक है। यहाँ तक मैं कामयाब हुआ, आप सब जितने भाई आप लोगों ने सपोर्ट किया, जितने फैमिली है, मेरी फैमिली ने, मेरे अम्मी अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया, सब ने मिल के, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने कामयाबी देखी, आप लोग की दुआओं की वजह से, अपनी मेहनत। अब मैं चाहता हूँ कि एलीट में जाऊँ, तो अगर मैं यहाँ पे ही रहूँगा तो फिर एलीट के अंदर कौन जीत के पाकिस्तान के लेके आएगा। तो हमारे हैं कुछ फाइटर्स वो कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें भी कामयाबी दे, जैसे आसिफ हज़ारा भाई है, वो ऑस्ट्रेलिया में लगे हुए हैं। इस तरह और बहुत सारे फाइटर्स हैं जो अपनी मदद आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, फाइट्स पे जा रहे हैं। तो ये कि मैं चाहता हूँ आसिफ बने, मैं बनूँ, कोई भी बने, बस ये हो कि एलीट के अंदर भी हमारे पास ऐसे लाइक प्राइड हमारे कंट्री के पास हो कि हम सर उठा के अपने स्पोर्ट्स में हम रिप्रेजेंट कर उसमें बहुत सारी स्पोर्ट्स पाकिस्तान में खेली जाती है, लेकिन मैंने देखा है कि आप थोड़े से चहीते भी हैं, आप मीडिया वालों को भी चहीते हैं। उसकी रीज़न ये है कि शायद हम आपको शुरू से देख रहे हैं, शुरू से कवर कर रहे हैं, और क्रिकेटर्स के भी चहीते हैं। हमने देखा कि मीर हमजा भी वहाँ पे मौजूद थे, शाहनवाज धानी भी मौजूद थे। इस हवाले से क्या कहेंगे, कुछ स्पेशली उनको इन्वाइट किया था आपने? देखें, लाइक हर स्पोर्ट्स के अंदर बेशक वो पॉलिटिक्स हो या आपकी जॉब हो, जो भी हो, जैसे भी आपका एक चैनल है BN न्यूज़ है, इसके अंदर लाइक अगर आप अच्छे हैं तो आपके जो वॉचमैन बाहर जो गेट में होता है, गनमैन से लेके आपका जो CEO है वो आपके साथ अच्छा होगा, आपके साथ अच्छा डील करेगा, तो आपका अपना जो एक रिस्पेक्ट है, आपका जो मिजाज है, आप कैसे लोगों के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो बहुत मैटर करता है हर फील्ड के अंदर। तो इसी तरह ये कि मैं बड़ा लाइक खुश होकर रहना, सबसे लाइक फ्रैंक रहें, मतलब मैं दोस्ती टाइप का, दोस्ती रखने वाला बंदा हूँ, तो इसलिए भी सारा मीडिया मुझे अच्छा ज़्यादा एक्स्ट्रा सपोर्ट करता है। जितने क्रिकेटर्स हैं, शादाब भाई हो गया, हारिस रऊफ, जितने भी हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं, और तो वो लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे दानी भाई आए, ये थे, तो मैंने कहा फ़ाइट है, मैंने कहा हाँ दानी भाई यहाँ पे फ़ाइट है, कहते हम आएंगे आपको सपोर्ट करने। मैंने कहा ये तो बड़ी बात है, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, शाहनवाज दानी भाई का, मीर हमजा भाई का। वो गिलगित आए, इतने दूर आए, वो तो चलो एक अपने उस इलाके में आपने ना वो ईद के करीब रखा था, मेरे अपने शोज की भी रिकॉर्डिंग थी, बड़ा दिल था जाने का, आप आए नहीं, बड़ा दिल था जाने का, लेकिन शो की रिकॉर्डिंग की वजह से ना, क्योंकि हमने 2-3 शो के पहले रिकॉर्ड करना होता है। शाकिर ने कॉल की, मैंने उसको कहा यार आधा घंटा रुके, मैं बताता हूँ, लेकिन नहीं जा सके। शाहनवाज दानी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, तो वहाँ पे भी कुछ उन्होंने इस तरह की कुछ स्टोरी की है। वैसा ही था कि लाइक जैसे कि मेरा होम ग्राउंड है, तो वहाँ पे लाइक बॉक्सिंग के बहुत ज़्यादा क्राउड, मतलब बॉक्सिंग के लिए आया था सारा। तो हम शुरू में जब हम लोग इंटर हुए तो सब क्राउड मेरी तरफ शाउट
तो जो ही लाइक सब तकरीबन 1 मिनट बाद दानी भाई आया ना, तो वो सारा क्राउड दानी भाई की तरफ मुड़ गया और वो लाइक क्रेजी, यू नो, मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना बड़ा लाइक क्राउड इतना जाएगा। तो लाइक हम समझे कि हमारे लिए डबल मोटिवेशन हुई जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस वो होता है, तो जब क्राउड ने ना वो और चेयर किया हमें उसकी वजह से, धानी की वजह से। दानी भाई और धानी साहब वहाँ पे 3-4 दिन रहे होंगे, तो कुछ फुल हो रहे हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी उन्होंने की हो जो आपको याद हो, आप सुन के जो है ना उसको एंजॉय कर रहे हो? वो ऐसा बंदा है, मैं समझता हूँ ना, इतना डाउन टू अर्थ है कि मैंने नहीं देखा ऐसा क्रिकेटर आज तक। अच्छा, कोई भी है, मतलब ऐसा इतना बड़ा नाम मैंने। आप तो बड़े दोस्त हैं क्रिकेटर, शादाब मैं वही खान, कह रहा हूँ। हारिस। देखिए मैं लाइक बिल्कुल स्ट्रेट बात करता हूँ, मतलब उस जैसा मैंने हम्बल बंदा नहीं देखा। अच्छा। इतना फेम उसके पास है, सब कुछ अल्लाह ने, मुझे लगता है अल्लाह ने इज्जत ही उसको इसलिए दी, डाउन टू अर्थ होने की वजह बिल्कुल। जहाँ पे जाए कोई रेडी वाला है उतरे, घुल मिल जाते हैं। हाँ, आवाज दी वहां से, ओ दानी भाई तुम एकदम वाके गया, उधर खुद जा रहा है वहाँ पे उसके साथ तस्वीर खिंचवाई। कोई और जो मिलता है रास्ते में ना, लाइक हम खुद कहते थे कि लाइक ट्रेवल करना पड़ता, टाइम पे पहुंचना है। हम कहते दानी भाई रुक जाए, नहीं करें। वो कहते नहीं सबर उतरे, मतलब गाड़ियों से जाके मिले लोगों से, हाथ हिलाए सबको, मतलब नाइस बंदा है। ठीक। और वहाँ का कल्चर भी आपने प्रमोट किया, वहाँ का टूरिज्म भी आपने प्रमोट किया, रिस्पांस बहुत अच्छा था गिलगित की जानिब से। मैं देख रहा था वीडियोस, क्योंकि हम तो आपके साथ अटैच हैं, वीडियोस हम देखते रहे, तो इस तरह लग रहा था कि आप गिलगित में नहीं किसी बहुत बड़ी क्राउडेड सिटी में खेल रहे हैं, क्योंकि गिलगित आपको पता है दूर दराज का इलाका है, लोग सारे जो है ज़्यादातर माइग्रेटेड होते हैं इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में। दैट वाज ए वेरी गुड रिस्पांस। और कल्चर को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस इंटरनेशनल फाइट से? देखें, जैसे आप जहाँ से आपका ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक है, हम लोग को लाइक काफ़ी सब कुछ अचीव करने के लिए कैपिटल में आना होता है, ऐसे सिटीज़ में जाना होता है हमें कि जहाँ पे हमारे फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है। तो इसीलिए मेरा लाइक हमेशा एक मिशन होता है कि मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूँ, पाकिस्तान के अंदर भी करूँ। माशाल्लाह साहब तो ज़रूरत नहीं है, अभी गिलगित बल्तिस्तान इतना वो आ चुका है मैप में। वहीं यही कि मैं चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड वाइड या इंटरनेशनल जितने मुझे चांस मिलते हैं, वहाँ पे मैं अपने कल्चर को प्रमोट करूँ कि खूबसूरत इलाका है, पीसफुल हम लोग हैं पाकिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान के। तो लाइक अगर डेफिनेटली अगर मैं एक जगह में जाके अगर कोई फॉरेनर लाइक स्टाइल कॉपी करूँ, या उससे बेहतर अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, क्यों ना मैं अपने सूबे को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करूँ और अच्छे से मैं अपने कंट्री को बेनिफिट दिलवा सकूँ एज अ लाइक पॉजिटिव। सबको वाइब्स आती हैं जब लोग देखते हैं कैसा इन्वायरमेंट है। तो बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में है या हमारे फैन फॉलोइंग में है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान आए, विजिट करें, क्योंकि बल्तिस्तान है। तो एक चांस मिला तो हम कोशिश करेंगे अपने जरिए प्रमोट कर सकें। और कुछ इमेच्योर फाइट्स भी थी, कुछ लड़के आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, स्पोर्ट्स बोर्ड में भी हमने देखा। वो फाइट्स कैसी रही गिलगित में? और आपको गिलगित में कुछ ऐसा टैलेंट नज़र आ रहा है कि कोई नए जो है वो उस्मान वजीर वहाँ से निकल सकते हैं? लेकिन डेफिनेटली 23 को एमेच्योर फाइट थी और 24 को प्रोफेशनल फाइट थी। तो एमेच्योर फाइट्स उसके अंदर ये हुआ कि हमने गिलगित के अंदर से भी बहुत सारे बॉयज़ को चांस दिया, और जो उसके अलावा जो गिलगित बेस जो इस्लामाबाद में सेटल हैं या इस तरह, जिस तरह मेरे टीम में बहुत सारे फाइटर्स हैं, कुछ एमेच्योर थे, लाइक उसमें साकिब था, उसमें समीर था, अच्छा लाइक निक नेम से बोब हो गया, इस तरह जितने भी हैं, लाइक जो मैं पहले आपको बता रहा था मंची, लाइक ये यहाँ पे होते हैं। तो इन सब ने भी ट्रेनिंग की, कुछ फाइट्स जीते, कुछ हारे। तो जो हारे हैं उनके लिए मोटिवेशन है, उन्हें नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करना है, जो जीते हैं उनने लाइक अपने आप को और इम्प्रूव करना है। तो ये टैलेंट है। तो ये अच्छा, इसमें कोई ऐसा लड़का आपको लगा जो इमेच्योर फाइट्स कर रहे थे आपने, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपके साथ ही करते हैं, जो फ्यूचर में जाके यूथ चैंपियन या वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, इतनी डेडिकेशन है किसी लड़के में? देखिए, यहाँ से जो इमेच्योर मेरे साथ भेज गया हुआ था इस्लामाबाद से, इनमें से एक समीर लड़का है, वो बहुत लाइक फाइट, लाइक देखें बॉक्सिंग हिट करना नहीं है, बर्दाश्त करना, बर्दाश्त। देखें अभी मैं अगर आपको कहता हूँ कि यार मैं आपको मारूंगा, तो मेरा मारना कमाल नहीं है, आपको बर्दाश्त करना कमाल है। तो उसी तरह ना उस लड़के के अंदर मैंने वो क्वालिटी देखी, उसको इतने पंच लगे, मतलब वो बिल्कुल लाइक खड़ा होता सामने, मतलब पीछे हटने वाला नहीं था। तो जो समीर है वो लाइक मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इजी सरवाइव कर सकता है। जो जैन है, बॉब हो गया, या एक और महसूद है जिसको मंची कहते हैं, वो लाइक ठीक है। जिस तरह का इन्वायरमेंट था गिलगित में, बहुत ज़्यादा क्राउड था, मतलब इस तरह का क्राउड तो आपको क्रिकेट और फुटबॉल के मैचेस में नजर आता है। तो उस क्राउड की जानिब से बहुत सारे लड़कों का शौक पैदा हो जाता है, तो कुछ नए मैसेजेस भी आते हैं कि हमें भी बॉक्सिंग सिखाई जाए, हमें भी सर्कल में लाया जाए। ऐसा ही है, जब भी मैं रात को हमेशा कोशिश होती है, मैं अगर बैठूँ तो इनबॉक्स चेक करूँ वहाँ पे क्या मैसेज आए हैं। ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स के भी होते हैं, इस्लाम में चेक कर रहे होते हैं हमेशा। तो उसमें यही है कि हमने ट्रेनिंग करनी है, बॉयज़ की भी इतनी मैसेज है, गर्ल्स के भी। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता अभी इस दफ़ा ये जो इवेंट हुआ, इसमें तकरीबन एमेच्योर 8 फाइट्स थी। तो 8 तो लाइक 16 बंदे, 18 मतलब 16 से 18 बंदे आपको लाइक आपकी गेम फील्ड के अंदर आ गए। जो जिसने इवेंट खेला
अब इस तरह के बहुत सारे मतलब मैं समझता हूँ कि कोई 150-200 बच्चे हैं गिलगित से, बॉयज़ और गर्ल्स, जो इस टाइम एज अ प्रोफेशन अच्छा। बॉक्सिंग को लेके चल रहे हैं, जो कराची में, कुछ लाहौर में, गिलगित है, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है। तो उनको अच्छा, बस- यू आर फ्रॉम गिलगित से तो रिस्पांस आ रहा है। व्हाट्स अबाउट द अदर सिटीज ऑफ पाकिस्तान, वहां से भी कुछ रिस्पांस आ रहा है? पूरी सिटी की बात कर रहा हूँ, गिलगित से ज़्यादा कराची से रिस्पॉन्स मैसेज आता अच्छा। है। कोयटा से मुझे बहुत मैसेज आते हैं क्योंकि वो बॉक्सिंग का गढ़ है। आपको पता है कोयटा और लियारी लाइक बॉक्सिंग का गढ़ है पाकिस्तान के अंदर। पहले लियारी था, अब वो कोयटा हो गया, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मैसेज है। मगर सेम वहीं लाइक गिलगित से भी इतना पैशन हो गया, क्योंकि देखें हमेशा कोई भी पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं अगर आपके आगे कोई एग्जाम्पल हो तो तब आपको आपके पेरेंट्स अलाउ करेंगे कि आप कर सकते हो। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं लाइक अपने हमेशा कहता हूँ, मैं कहता था मैं आमिर खान को, एक ही नाम था पाकिस्तान में, मैं कहता था ना ये आमिर खान के साथ एक दिन काम करूँगा, आमिर खान मेरा ये होगा, हम साथ होंगे। तो जितने भी आसपास हमारे कज़न्स हैं या जितने, वो कहते यार चलो अब क्या कोई ये बड़ी ज़्यादा चीज़ें ना सोच, तो अपना काम करना, ये दोबारा फनी एक वो होता था। एग्जैक्टली। और मैं वो कहता- आमिर खान आजकल आपको विश कर रहे हैं। तो वो एक टाइम आया कि मेरा प्रमोटर बन गया, मुझे सपोर्ट किया, मेरे घर तक आए, हर चीज़ हुआ। जी हाँ। तो हर चीज़ पॉसिबल है दुनिया में। अच्छा, ये आप एलीट की जानिब जा रहे हैं, आखिरी सवाल आपसे करूंगा, तो एलीट की जानिब आपके क्या प्लान्स हैं और कितने अरसे तक हम आपको देखेंगे कि आप इस यूथ के स्टेप को पीछे रख के एलीट की फाइट अनाउंस करेंगे? देखें इंशाल्लाह सितंबर के मंथ में मेरी फाइट है, इंशाल्लाह वो भी अनाउंस करेंगे 1 वीक 2 वो वीक। एलीट की फाइट होगी या एलीट यूथ की? एलीट अच्छा, एलीट elite यूथ fight। की मेरी ये लास्ट फाइट थी। ठीक हो गया। और इसके बाद फिर ये कि अभी हम जितने हम कहाँ पे फाइट होती है जो भी है सारा स्केड्यूल देंगे, तो यही है कि बस अब एलीट पे फोकस है। मतलब अगले 5 महीने तक आप यूथ चैंपियन है, उसके बाद आप एलीट पे फोकस करेंगे? उसके बाद नहीं, एलीट की फाइट मेरी अभी होने वाली 2 मंथ्स बाद, सितंबर में होगी। ठीक। और बाकी जो चैंपियन मैं 5 मंथ्स तक रहूँगा। हाँ, अगर हमें लगता है मेरी टीम को कि हम ये टाइटल पाकिस्तान में रखें, अगर हमें इतना अपॉर्चुनिटी है तो हम फिर दोबारा यूथ टाइटल को भी डिफेंड कर सकते हैं अपने चलें fight। कि उस्मान आप यूथ टाइटल को भी डिफेंड करें, और हम कहते हैं कि जिस तरह आमिर खान ने बरतानिया का नाम रोशन किया और सिर्फ हम इस वजह से उनसे मोहब्बत करते थे कि वो बाय बर्थ पाकिस्तानी से, तो आप तो हमारे अपने, हमारी यही कोशिश है कि आप जो है दुआ भी है कि आप अच्छा परफॉर्म करें और जो बड़ा टाइटल है वो भी लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान वजीर हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान वजीर से हमने गपशप लगाई और उस्मान वजीर गिलगित में एक ज़बरदस्त फाइट जीत किया और अभी तक अनबीटन है। हमारी दुआ है कि उस्मान वजीर एलीट मुकाबलों में भी इसी तरह अनबीटन रहें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, गिलगित का नाम रोशन करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।